नमस्कार, आदाब, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं छात्रों आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल स्वस्थ, सुरक्षित और एकदम चकाचक होंगे, फिट होंगे और आप अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे तुगलक वंश पे। उसी से आगे आज हम लोग कहानी को बढ़ाते हुए फिर और सारी बातों पे चर्चा करेंगे। आप सभी तमाम छात्रों को फिर से मैं अपने YouTube चैनल गुरुमंत्रा जीएस क्लासेस में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए हो जाइए तैयार, क्योंकि इस बार अपना नारा ही है भाई, जान लो, डबल स्टार का नारा है। दरोगा 2213 सीटों के लिए आवेदन चल रहा है, तो भरो भाई, फॉर्म भरो आप और तैयारी जहां तक हो सके मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि जीएस सेक्शन में जो भी टॉपिक आपको मैं यहां से पढ़ाऊंगा या सब्जेक्ट वाइज पढ़ाऊंगा, जो सारे पेपर यहाँ पढ़ाना है जो भी जीएस में पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ आर्ट पेपर भी पूछे जाते हैं, यानी चारों पेपर आर्ट से, जैसे कि इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया जाएगा, पॉलिटी भी पढ़ाया जाएगा, हिस्ट्री भी चल ही रहा है और ज्योग्राफी भी पढ़ाया जाएगा, करंट अफेयर्स की भी तैयारी कराई जाएगी। A to Z एकदम संपूर्ण जीके जीएस की तैयारी मेरे प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगी। तो चलिए इस बार हो जाइए तैयार, कमर कस लीजिए, क्योंकि अब की बार भाई नारा है डबल स्टार का, याद रखना है। छात्रों, पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे तुगलक वंश पे, और तुगलक वंश में हम लोग कहानी को बढ़ाए हुए थे। बहुत सारा प्रश्नों पे हम लोग बात भी किए थे। गयासुद्दीन तुगलक जी पे हम लोग बात कर रहे थे। अब थोड़ी सी एक बात और समझनी है यहाँ पे कि गयासुद्दीन तुगलक से जो भी हम लोग प्रश्न पे चर्चा कल किए थे, उससे आगे थोड़ी सी एक आध प्रश्न और जानना है। समझिएगा बात को। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, एक जो शब्द लिख रहा हूँ थोड़ा सा समझिएगा, मलिक उल गाजी। मलिक उल गाजी, मलिक उल गाजी। आप कहिएगा कि सर मलिक उल गाजी क्या लिख दिए आते आते मलिक उल गाजी? भाई मेरे, मलिक उल गाजी यह एक उपाधि है। मलिक उल गाजी जो मैंने लिखा है यह एक उपाधि है। तो बोलिएगा किसका उपाधि है सर? तो मलिक उल गाजी का उपाधि जो है जीएसटी को दिया गया था। मलिक उल गाजी का उपाधि जो दिया गया था वो किसको दिया गया था? जीएसटी। भाई मेरे, जीएसटी का मतलब याद हो गया है कि नहीं? गयासुद्दीन तुगलक को मलिक उल गाजी कहा जाता था। अब आपके मन में एक और प्रश्न आ रहा होगा कि सर मलिक उल गाजी का क्या अर्थ होता है? भाई मेरे, मलिक उल का तो कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन हाँ गाजी का अर्थ होता है। गाजी का अर्थ होता है काफिरों का कत्ल करने वाला या विधर्मियों का कत्ल करने वाला। काफिरों या विधर्मियों का कत्ल करने वाला, गाजी का अर्थ होता है काफिरों का कत्ल करने वाला। काफिरों का कत्ल करने वाला, याद रखना है, काफिरों का कत्ल करने वाला को गाजी बोला जाता है। और काफिरों का मतलब होता है भैया गैर मुसलमान, और काफिरों का अर्थ होता है गैर मुसलमान। काफिरों का अर्थ होता है गैर मुसलमान। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि गैर मुसलमानों का वध या कत्ल करने वाला को गाजी बोला जाता है, या काफिरों का कत्ल करने वाला को भी गाजी बोला जाता है। तो बात क्लियर है यहाँ तक? आपको बता दे भैया, गाजी की उपाधि महमूद गजनवी ने भी लिया था। याद आ रहा है? गाजी की उपाधि कौन लिए थे? महमूद गजनवी भी लिए थे, और उन्हीं को बूता किशन, मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। एकदम आप पीछे की कहानी को भी याद रखते रहिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इस प्रश्न को बात किए कि मलिक उल गाजी की उपाधि किसको दिया गया था? तो जीएसटी को दिया गया था, जिसका अर्थ होता है काफिरों का कत्ल करने वाला। अब हम कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। मैं हमेशा से आपको कहते आ रहा हूं कि इतिहास में भैया रटने की कोई गुंजाइश नहीं है। इतिहास को समझना है, यहाँ दिमाग दिए हैं भगवान, तो इसलिए कहानी के जैसा समझ लेना है। बात क्लियर है? हर एक प्रश्न आपसे बनेंगे। मैं आपको ऐसा उम्मीद दिलाता हूं कि यदि आप इसको कहानी के जैसा एक को रिलेट करके एक दूसरे से समझ लिए तो आपका हर प्रश्न हल होगा, एकदम गारंटी है यहाँ से। अब बात आती है कि हमने तो बात कर लिया कि तुगलक वंश के जो पहले शासक थे, जिनका नाम गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश के पहले शासक थे जिनका नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक। और उसी ने तुगलक वंश की नींव भी रखी थी, अर्थात आप कह सकते हैं कि वह तुगलक वंश के संस्थापक भी थे। ठीक है ना? अब आइए थोड़ा सा एक और बात समझना है आपको। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं एक नाम खालसा भूमि। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं एक नाम खालसा भूमि, और एक नाम मैं लिख रहा हूं सीता भूमि। ये कहिएगा कि क्या लिख रहे हैं सर खालसा और सीता भूमि? इससे क्या प्रश्न बनता है? भाई मेरे, आपको मैं यहाँ पर कोई भी बेफजूल का बात नहीं करता हूँ। आपको तो पता ही है कि मैं किसी प्रकार से बेवजह बात नहीं करूँगा,
क्योंकि जो भी बात करूंगा वहां से प्रश्न ही बनेगा। तो इसलिए ध्यान से एकदम तोता जैसे यहाँ पर एकदम अपना कंसंट्रेशन बना के रखिए, एकदम ध्यान यहाँ केंद्रित कीजिए बोर्ड पर। खालसा भूमि और सीता भूमि, ठीक है भाई, खालसा भूमि और सीता भूमि मैंने लिखा है। क्या है खालसा भूमि? आपको मैं बता दूं कि खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने, यहाँ पर याद रखना है, खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने, खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, खिलजी वंश के शासक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी ने 3 प्रकार के भूमि, एक का नाम था इनाम भूमि, एक का नाम था इनाम भूमि, एक का नाम था इनाम भूमि, दूसरा का नाम था मिल्क भूमि। ये मिल्क दूध नहीं भाई, इनाम भूमि, मिल्क भूमि, और एक का नाम था वफ भूमि, वफ भूमि। कहिएगा क्या है सर? तो सुनिए भाई, इसमें बहुत सारा रहस्य छिपा हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी ने 3 प्रकार के भूमियों को, एक इनाम भूमि, एक मिल्क भूमि और एक वफ भूमि, तीनों प्रकार की भूमियों को क्या किया कि परिवर्तित करके और एक ही भूमि बना दिया, जिसको कहा गया खालसा भूमि। जिसको क्या कहा गया? खालसा भूमि। अर्थात इन तीनों को मिलाकर एक खालसा भूमि का निर्माण किसने करवाया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया है भाई, याद रखना है, यह प्रश्न पूछा गया है। अब बात आती है कि सर खालसा भूमि का रियल अर्थ क्या होता है? भाई आपको याद रखना है कि खालसा भूमि उससे बोला जाता था, खालसा भूमि उससे बोला जाता था जिस पर सुल्तान का मालिकाना हक होता था। मध्यकालीन भारत में, याद रखो, मध्यकालीन भारत में खालसा भूमि उससे बोला जाता था जो सुल्तान का भूमि होता था। स्पष्ट कहो, जो किसका भूमि होता था? सुल्तान का भूमि होता था। अर्थात कह सकते कि उस पर सुल्तान का अधिकार होता था। लेकिन सीता भूमि किसे कहा जाता था? तो सीता भूमि सेम इसी के जैसा, सीता भूमि सेम इसी के जैसा जिस पर राजा का अधिकार होता था। अर्थात डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि वह राजा की भूमि होती थी, राजाओं का मालिकाना हक उस पर होता था। उस भूमि को कहा जाता था सीता भूमि। तो उम्मीद करते हैं यहां बात आपको समझ में आई होगी। यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, यह तो बात को हम लोग समझे। आगे हम बात करते हैं, आगे हम अब अगले शासक पर बात करते हैं, जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। जिसका नाम क्या है भाई? तो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, या इसको शॉर्ट में आप पता ही है एमबीटी भी कहते हैं। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? एमबीटी। इसका शासन आपको पता ही है, 1325 से लेकर भाई मेरे 1351 तक रहा है। अब आता है ऊंट पहाड़ के नीचे। बात समझ में आ रहा है? अब आता है ऊंट कहाँ भैया? पहाड़ के नीचे। हमने तो गयासुद्दीन तुगलक से जितने भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सारे प्रश्नों पे बारी बारी से बात किया है। मैं किसी भी तरह से कोई प्रश्न अपने अंदर में अपनी बात बता रहा हूं कि नहीं चाहता हूं कि किसी प्रश्न को छोड़ा जाए, जो मतलब प्रश्न जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, यह प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसा होता है ना। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। आपको पता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर प्रश्न महत्वपूर्ण है और समझने के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसलिए याद रखिएगा कि हमको संपूर्ण प्रश्नों को याद रखना है। एक प्रश्न यह नहीं कि यह भाई बहुत महत्वपूर्ण है तो इसको याद कर लें, और यह महत्वपूर्ण नहीं है तो इसका क्या गारंटी है कि वह नहीं पूछा जाएगा। आपका जो एग्जामिनर जो प्रश्न सेट करता है वह उसके ऊपर है कि कौन सा प्रश्न को वह पूछ रहा है, कौन से प्रश्न को नहीं पूछ रहा है। तो इसलिए हम लोग सारे प्रश्नों को याद रखेंगे और सारे बातों को हम लोग कॉन्सेप्ट के तहत क्लियर करेंगे। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी, जिनका समय रहा है 1325 से लेकर 1351। ठीक है भाई, समय इतना रहा है। अब बात आती है कि एमबीटी के द्वारा कौन कौन से ऐसे प्रमुख कार्य किए गए थे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम, अर्थात इसका एक नाम था जो आपको पीछे क्लास में मैंने बताया भी होगा, जूना खां इसको बोला जाता था। जूना खां, या कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा जौना खां, जूना खां या जौना खां। अब आप कहिएगा कि यह सर नाम इसका रियल नाम था। हाँ बिल्कुल, मोहम्मद बिन तुगलक का जो है एक और अन्य नाम था, इसे जूना खां या जौना खां भी कहा जाता था। जैसे आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था कि गयासुद्दीन तुगलक का एक और अन्य नाम था जिसको गाजी बेग तुगलक कहा जाता है, उसी तरह से इस व्यक्ति का भी एक अन्य नाम है जूना खां या जौना खां। इसी के याद में भाई मेरे यहाँ प्रश्न एक और बनता है कि इसी के याद में
फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर को बसाया था। और आपको बता दें कि भारत का सिराज जौनपुर को ही कहा जाता है। तो दोनों प्रश्न याद रखिएगा। जौनपुर नगर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की याद में कराया था और भारत का सिराज जो है जौनपुर को कहा जाता है। क्लियर है। अब आइए, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जूना खां या जौना खां था। इसी जौना खां यानी जूना खां के द्वारा, जो आपको पीछे क्लास में बताया होगा कि लकड़ी का महल बनवाया गया था जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से दिल्ली आ रहे थे, तो इसी के द्वारा वह लकड़ी का महल बनवाया गया था। और उसी महल, जब उस महल गिर गया तो उसी महल में दबकर जो है गयासुद्दीन तुगलक की डेथ हो गई थी। और आपको बता दें कि वह महल बनाया था जिस वास्तुकार ने, उस वास्तुकार का नाम था अहमद खां। क्या नाम था? अहमद खां। तो उम्मीद करते हैं यह सारी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम डायरेक्ट मोहम्मद बिन तुगलक से कौन कौन से प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं भी बनते हैं, उन सारे प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक से कौन सा पहला प्रश्न बनता है। अब बात आती है कि सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के अधीन, याद रखिएगा, या ऐसे भी कह सकते हैं कि सल्तनत काल के अधीन जितने भी शासक हुए, दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक या सुल्तान हुए, उन सारे शासकों सुल्तानों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा योग्य बुद्धिमान कह सकते हैं वह कौन सा शासक था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। सबसे योग्य एवं पढ़ा लिखा शिक्षित, सबसे योग्य एवं शिक्षित सुल्तान कह सकते हैं। सबसे योग्य एवं शिक्षित सुल्तान कौन था? तो वह था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर है। आपको एक नंबर का यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि सल्तनत काल के अधीन सबसे योग्य और शिक्षित सुल्तान कौन था? तो वह मोहम्मद बिन तुगलक था। लेकिन भाई इसमें एक डिमेरिट थी। क्या डिमेरिट थी? समझिएगा। शिक्षित और योग्य तो था ही, लेकिन पागल टाइप का एक सुल्तान था। एकदम पागल, दिमाग से एकदम पैदल, जिस सनकी टाइप का जिसको बोला जाता है, तो वह इसके अंदर एक गुण थी। यह एक पागल, लिख सकते हैं यहाँ पर, पागल एवं सनकी, पागल एवं सनकी सुल्तान था। पागल एवं सनकी सुल्तान था। अब कहिएगा कि सर ऐसा कैसे हो गया? भाई मेरे, ऐसे ही ना होता है। जो ढेर पढ़ लेगा, जो ढेर बात जान जाएगा, ओकर दिमाग क्या हो जाएगा? खसक जाएगा। अर्थात ज्यादा पढ़ लिख लिया तो पचा नहीं, अर्थात दिमाग क्या हो गया? खसक गया। तो इसलिए याद रखिएगा, यह एक प्रकार से पागल और सनकी सुल्तान भी है। दूसरों के मतलब विरोध जो है, दूसरों के खिलाफ यह बहुत ज्यादा सोचता था। द्वेष, जलन, ईर्ष्या, यह सब इसके अवगुण थे। दूसरों के प्रति इसके मन में बहुत सारा द्वेष, जलन और इस ईर्ष्या टाइप का जो है भावना इसके अंदर रहता था। तो इसलिए यह एक प्रकार से पागल और सनकी सुल्तान था। लेकिन एक बात आपको और बता दें कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन काल के दौरान जितनी भी योजनाएं चलाई है भाई, जितना भाई यह प्लान किया है, उस सारा का सारा प्लान जो है एकदम फ्लॉप रहा है, एकदम फेलियर रहा है। कोई भी योजना इसका सक्सेस नहीं रहा है। तो यह भी बात को याद रखिएगा। अब बात आती है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है यह सबसे योग्य एवं शिक्षित सुल्तान था, पागल और सनकी सुल्तान भी था। इसीलिए इसको कहा गया है रक्त पिपासु भी इसको बोला जाता है, स्वप्नशील भी इसको बोला जाता है। ये सब प्रश्न पूछा जाता है। यह शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। याद रखना है यहाँ पर नाम। यह किसका शिष्य था? तो शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। इसके गुरुजी का नाम जो था वह शेख अलाउद्दीन था। शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था भैया? तो शेख अलाउद्दीन का यह शिष्य था। इसके गुरु का नाम क्या था? तो शेख अलाउद्दीन था। और क्या प्रश्न बनते हैं तो समझिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में, आपको बता दें, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में 1333 ईस्वी में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में 1333 ईस्वी में मोरक्को से चलकर, मोरक्को बता दें अफ्रीकी जो देश है, मोरक्को से चलकर एक व्यक्ति आया था जिसका नाम इब्न बतूता था। याद रखना है, इन्हीं के शासन काल के दौरान मोरक्को से चलकर भारत जो है इब्न बतूता 1333 में आया था। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि इनके शासन काल के दौरान, इनके शासन काल के दौरान, याद रखिएगा, इनके शासन काल के दौरान
इनके शासनकाल के दौरान याद रखिएगा, मोरक्को से शासनकाल के दौरान मोरक्को से कौन यात्री आया था? तो इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता आया था। मोरक्को से कौन आया था भैया? तो इब्न बतूता आया था। और वह कब आया था? तो याद रखिएगा 1333 ईस्वी में आया था। 1333 में इब्न बतूता मोरक्को से चलकर मोहम्मद बिन तुगलक के यहाँ दरबार में आया था। अब बात आती है, ठीक है भाई आ तो गया, मोहम्मद बिन तुगलक के यहाँ जैसे यह आता है 1333 में, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे 8 वर्ष के लिए, याद रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे 8 वर्ष के लिए जो है अपने यहाँ काजी के रूप में, मतलब एक पद होता था काजी के रूप में रखा। और 8 वर्ष यानी 42 तक यह उनके यहाँ दरबार में काजी के रूप में रहा। और 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इस इब्न बतूता को चीन भेज दिया, अपना राजदूत बनाकर चीन भेज दिया। क्या बनाकर भैया? तो याद रखना है, अपना एम्बेसडर बनाकर इसको चीन भेज दिया। और जहां चीन जब ये गया 1342 में, तो 5 साल के बाद यहाँ पे याद रखिएगा 1347 ईस्वी में इसकी डेथ चीन में ही हो जाती है। तो क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे योग्य और शिक्षित सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। पागल सनकी और दूसरों के प्रति ईर्ष्या जलन द्वेष रखने वाला सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। यह किसका शिष्य था? तो शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। इसके शासनकाल में अफ्रीकी यात्री मोरक्को से इब्न बतूता 1333 में भारत आया। 8 साल तक इसने क्या किया कि उसको दिल्ली के काजी के पद पर बिठाया। और 1342 में फिर यह क्या किया, अपने राजदूत बनाकर इसको इब्न बतूता को चाइना भेज दिया, जहां 1347 में इब्न बतूता की मृत्यु हो जाती है। और एक प्रश्न और समझिए, इब्न बतूता द्वारा रचित एक पुस्तक है जिसका नाम रेहला है। जिसका नाम क्या है? रेहला है। बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि इब्न बतूता का एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? रेहला है। इसी रेहला पुस्तक में इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय के सारी जीवनियों का जिक्र किया है। तो ये भी प्रश्न याद रखिएगा। अब हम थोड़ी सी और बात को आगे बढ़ाएं तो और क्या क्या प्रश्न मोहम्मद बिन तुगलक से एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर भी थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के दौरान, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के ही दौरान 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया। बात को ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या कहा? 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने स्वतंत्र विजयनगर की स्थापना की। स्वतंत्र साम्राज्य विजयनगर की स्थापना की। अब बात आती है कि विजयनगर का स्थापना किसने किया है? तो 2 भाई मिलकर किए हैं। हरिहर और बुक्का दोनों का नाम था। कब किए हैं? तो 1336 ईस्वी में। किसके शासनकाल में किए हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किए। बात क्लियर है यहाँ तक? और इसके साथ एक और प्रश्न याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तो एक आम हरिहर और बुक्का ने विजयनगर स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। इसके साथ ही अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, एक और प्रश्न यहाँ से याद रखना है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, कहिएगा बड़का नाम लिखे हैं सर जी। अरे भाई इतना बड़ा नाम कौन लिखता है? अरे याद रखना पड़ेगा भाई, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, या इसी व्यक्ति का एक और नाम है हसन गंगू। क्या बोला था इनको? हसन गंगू। इस व्यक्ति ने स्वतंत्र राज्य बहमनी राज्य की स्थापना की। इसने कौन सी राज्य की स्थापना की? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। बहमनी साम्राज्य का स्थापना किसने किया? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह कहिए, और पूरा नाम था, या हसन गंगू कहिए, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया। कब किया? तो 1347 में किया। कब किया भाई मेरे? तो 1347 ईस्वी में। तो समझ में आया होगा यहाँ तक। 1336 में इसी के शासनकाल में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की। और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना इसी के शासनकाल के दौरान किया था।
अब हम कहानी को और आगे बढ़ाएं, थोड़ी सी बात को समझिएगा। हमने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक जो एक प्रकार से पागल सनकी स्वप्नशील रक्त पिपासु शासक था, बात क्लियर है। यह शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। मोहम्मद बिन तुगलक को एक उपाधि दिया गया था उल्लू खां की, याद रखिएगा, उल्लू खां की उपाधि। कौन सी उपाधि भाई? तो उल्लू खां की उपाधि, उल्लू खां की उपाधि इसको मिला था। उल्लू खां की उपाधि किसने दिया था भैया? तो याद रखना है जीएसटी। जीएसटी बोले तो कौन? गयासुद्दीन तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक को उल्लू खां की उपाधि दिया था। और भैया मेरे आपको बता दें कि पिछले क्लास में हम लोग जब बात कर रहे थे तो याद आना चाहिए आपको, पिछले क्लास में हम लोग गुलाम वंश में बात किए थे कि उल्लू खां की उपाधि दिया गया था एक और व्यक्ति को। बताओ जल्दी से कमेंट में किसको दिया गया था उल्लू खां की उपाधि? याद आ रहा है किसको दिया गया था? बलबन। जो बलबन जो थे उनको उल्लू खां की उपाधि कौन दिया था? तो उसका जो है दामाद दिया था। क्या नाम था उसका? बताओ जल्दी कमेंट में करके, बलबन के दामाद का नाम क्या था? तो उसने उल्लू खां की उपाधि बलबन को दिया था, जिसका नाम नासिरुद्दीन महमूद था। क्या नाम था भाई? नासिरुद्दीन महमूद ने अपने ससुर बलबन को उल्लू खां की उपाधि दिया था। तो यहाँ भी याद रखना है कि उल्लू खां की उपाधि एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक को किसने दिया था? तो वह जीएसटी ने दिया था, अर्थात गयासुद्दीन तुगलक ने दिया था। अब और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा और कौन से प्रश्न बनते हैं? दिल्ली सल्तनत के अधीन, याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत के अधीन मोहम्मद बिन तुगलक एकमात्र ऐसा शासक था जिसने गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को सरकारी पद पर नियुक्त किया था। प्रश्न बहुत अच्छा याद रखिएगा। गैर तुर्कों एवं भारतीय मुसलमानों को, गैर तुर्कों एवं भारतीय मुसलमानों को, गैर तुर्कों एवं भारतीय मुसलमानों को सरकारी पद पर नियुक्त किया था। सरकारी पद पर क्या किया था भैया? सरकारी पद पर नियुक्त किया था। देखिएगा यहाँ पर पूछा जाता है प्रश्न, नियुक्त किया। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एकमात्र यह ऐसा शासक था जिसने गैर तुर्कों एवं भारतीय मुसलमानों को सरकारी पद पर क्या किया था? बहाल किया था। इस बात से नाराज होकर एक लेखक हैं बर्नी, इतिहासकार कह सकते हैं, इस बात से नाराज होकर एक इतिहासकार है जिसका नाम है बर्नी। इतिहासकार बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक पर टिप्पणी किया है। क्या टिप्पणी किया है? तो याद रखिएगा, जियाउद्दीन बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं कि यह जो है एक प्रकार से छिछोरा है। क्या है? छिछोरा है। यह एक प्रकार से नाई है, यह एक प्रकार का जुलाहा है, यह एक प्रकार से रसोईया है। ये सारे शब्द से इसको जो है उन्होंने संबोधित किया है। इसलिए किया है कि गैर तुर्क और भारतीय मुसलमानों को यह सरकारी पद पर जब बैठा दिया तो बर्नी जी को थोड़ा सा खराब लगा, तो इन्होंने उस एमबीटी के खिलाफ जो है जुलाहा, नाई, रसोईया, छिछोरा इस तरह का जो है शब्द से संबोधित किया था। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बात समझ में आई होगी। आगे हम बात करें कि और कौन कौन से इनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य थे एमबीटी के द्वारा। देखिएगा एक बात और, दिल्ली सल्तनत के अधीन एकमात्र यह ऐसा शासक था जिसने हिंदू त्योहार, कौन सा भाई? होली, दशहरा, दीपावली आदि में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। यह भी प्रश्न एक बार पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के अधीन कौन ऐसा एकमात्र सुल्तान था जिसने हिंदू त्योहार होली, दशहरा, दिवाली आदि में भाग लिया था? तो एमबीटी था वह। हिंदू त्योहार याद रखिएगा, हिंदू त्योहार होली, दशहरा और दिवाली। हिंदू त्योहार होली, दशहरा और दिवाली में भाग लिया था। तो आपको पता चल गया होगा कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एकमात्र ऐसा सुल्तान जिसने हिंदू त्योहार होली, दशहरा, दिवाली आदि में भाग लिया था वह कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। क्लियर है? और क्या प्रश्न बनते हैं और प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत यह एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, कहाँ है भाई? अजमेर में है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर यह गया था और उसके साथ साथ बहराइच कहाँ पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है। बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे पर गया था। याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत के अधीन एकमात्र ऐसा सुल्तान था
जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती एवं सलार मसूद गाजी, एवं सलार, याद रखिएगा नाम को, सलार मसूद गाजी, सलार मसूद गाजी, सलार मसूद गाजी के मकबरे पर गया था। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ है भैया? तो याद रखना है अजमेर में है। कहाँ है भाई मेरे? तो अजमेर में है। और सलार मसूद गाजी का जो है मकबरा कहाँ है? ये तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, सॉरी, अजमेर में। और सलार मसूद गाजी का जो मकबरा है, सलार मसूद गाजी का जो मकबरा है वह कहाँ पड़ता है? याद रखना है बहराइच में पड़ता है। कहाँ है भाई? तो बहराइच में। और बहराइच कहाँ है भाई? तो यूपी में है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन से काम किए थे। देखिएगा यहाँ पर मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ। बदायूं, आपको पता ही है बदायूं यूपी में पड़ता है। तो बदायूं में मीरन मुलहीम, मीरन मुलहीम, बदायूं में मीरन मुलहीम, याद रखिएगा नाम को। उसके बाद हम बात करें दिल्ली में, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया। उसके बाद हम बात करें तो दिल्ली के बाद जो है आता है मुल्तान में, मुल्तान में, मुल्तान में रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन, मुल्तान में क्या नाम है भाई? तो रुकनुद्दीन। और उसके बाद हम बात करें अजुधन में, अजुधन में, अजुधन में जगह का नाम है, अजुधन में शेख मुल्तान, अजुधन में शेख मुल्तान, शेख मुल्तान, शेख मुल्तान। याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न एक बार पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एकमात्र ऐसा सुल्तान कौन था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को विजिट किया था? तो वह एमबीटी था। उसके साथ साथ बहराइच में जो है सलार मसूद गाजी के मकबरा को भी विजिट किसने किया था? तो वह कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक थे। इसके अलावा और क्या प्रश्न बनते हैं? बदायूं बता दें यूपी में पड़ता है, बदायूं में मीरन मुलहीम, उसके बाद दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया, उसके बाद मुल्तान में रुकनुद्दीन शेख रुकनुद्दीन, और उसके बाद अजुधन में शेख मुल्तान। इन चारों व्यक्तियों के मकबरा जो कब्र था उसके ऊपर मकबरा का भी निर्माण किसने करवाया है? तो वह करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न पूछा गया है बहुत बार, इसलिए आपको यहाँ से थोड़ा सा इस बात को याद रखने की जरूरत है। इन चारों व्यक्तियों के कब्र के ऊपर, याद रखिएगा, इन चारों व्यक्तियों के कब्र के ऊपर मकबरे का निर्माण किस व्यक्ति ने कराया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया है। क्लियर है? आगे और हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक से। आप अगर वीडियो पॉज करके भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या अगर आपको नोट डाउन करने का मन है, इच्छा है, तो आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक से और क्या क्या प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। सीधा हम बात करेंगे कि इसके अलावा और क्या क्या प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। समझिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आपको पता है कि बहमनी की भी स्थापना हुई, उसके साथ साथ विजयनगर की भी स्थापना हुई। इसको एडवर्ड थॉमस नामक एक व्यक्ति है, याद रखिएगा, एडवर्ड थॉमस, एडवर्ड थॉमस नाम की व्यक्ति ने, एडवर्ड थॉमस नाम के एक व्यक्ति ने इसे प्रिंस ऑफ मनियर्स बोला है। यह प्रश्न एक बार पूछा गया है। प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा, प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा किसने दिया है? तो एडवर्ड थॉमस नामक व्यक्ति ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दिया है। बहुत भी यही प्रश्न याद रखिएगा। एडवर्ड थॉमस नामक व्यक्ति ने प्रिंस ऑफ मनियर्स किसको बोला है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को बोला है। किसको बोला है भाई? मोहम्मद बिन तुगलक को बोला है। बात क्लियर है? यहाँ तक बात को याद रखिएगा। और हम क्या बात कर रहे थे कि इसके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जैन विद्वान, याद रखिएगा, जैन विद्वान राजशेखर, जैन विद्वान राजशेखर, जिसका नाम क्या था भैया? राजशेखर, एवं जीन प्रभासूरी, जीन प्रभासूरी, जीन प्रभासूरी रहते थे। जैन विद्वान राजशेखर एवं जीन प्रभासूरी रहते थे। किसके दरबार में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जैन विद्वान राजशेखर एवं जीन प्रभासूरी रहते थे। क्लियर है बात? यहाँ तक समझ में आई होगी। और हम बात करते हैं इसके अलावा, तो देखिएगा क्या क्या प्रश्न बनता है। देखिएगा,
ये तो मोहम्मद बिन तुगलक के से संबंधित कुछ बेसिक प्रश्नों पे बात कर रहे थे। अब हम लोग डायरेक्ट मोहम्मद बिन तुगलक के उन सारी योजनाओं को देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन कौन सी योजना को चलाया था। लेकिन मैं आपको पीछे ही बता चुका हूं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है जो भी योजना चलाया था उसका सारा योजना जो है क्या हुआ था, फ्लॉप हो गया था, अर्थात कोई भी योजना उसका कामयाब नहीं रहा था। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं पे बात करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की कौन कौन सी योजना रही। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख योजनाएं, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख योजनाएं, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख योजनाओं पे हम लोग आज बात कर रहे हैं कि इनके द्वारा चलाया गया कौन कौन से योजना थे। इनके द्वारा चलाया गया हम लोग पहला योजना को देखते हैं कि पहली योजना कौन थी, एमबीटी की। देखिएगा पहली जो योजना का नाम है वह है दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। क्या है भैया दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि? यह बात को थोड़ा सा कहानी के जैसा समझिएगा। इस बात को कैसे समझिएगा? एकदम कहानी के जैसा, जो आपके माइंड में एकदम सेट हो जाए। दो का मतलब लिखा ही है दो, दो का मतलब क्या, दो, और आब का मतलब होता है जल। दो का मतलब दो और आब का मतलब क्या होता है, जल। देखिएगा दोआब क्षेत्र का मतलब है कि गंगा और जमुना के जो क्षेत्र हैं भारत में, दोआब का मतलब होता है गंगा और जमुना के जो क्षेत्र भारत में है उस क्षेत्रों को हम लोग दोआब कहते हैं। अब बात आती है कि दोआब क्षेत्र में टैक्स क्यों बढ़ाना चाहते थे मोहम्मद बिन तुगलक। दोआब क्षेत्र में जो भी फसल लगाई जाती है वह ज्यादा उसका उत्पादन होता है, अर्थात वहां पे फसलें ज्यादा होती है, इसलिए इसने ऐसी योजना बनाई थी। लेकिन इसका जो योजना यह था एकदम बिल्कुल फ्लॉप हो गया। कैसे फ्लॉप हो गया आइए समझते हैं। दोआब क्षेत्र गंगा यमुना का क्षेत्र है। एक बार ऐसे मैंने एक किताब में पढ़ा है कि जापान जो देश है उसने कहा है कि यदि भारत हमको अपना दोआब का क्षेत्र दे दे, अर्थात गंगा और जमुना वाला जो क्षेत्र है वह दे दे, तो मैं पूरे विश्व को चावल जो है खिलाता रहूंगा, ऐसा जापान बोला है। तो समझ सकते हैं कि दोआब क्षेत्र में कितना प्रोडक्शन होता है अनाजों का। देखिए दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि करने का यही एक रीजन था कि वहां पर ज्यादा प्रोडक्शन होता है अनाजों का, अर्थात वो उपजाऊ भूमि है, बंजर भूमि नहीं है, बहुत ही फर्टाइल है, तो इसलिए यह योजना इसने किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश बता दें कि दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि इसने 50% लगाया था। दोआब क्षेत्र में जो कर की वृद्धि थी इसने 50% टैक्स वहां लगाया था दोआब क्षेत्र में। लेकिन दुर्भाग्यवश एक ऐसा दिन आया कि वहां पर अकस्मात अकाल पड़ गई। दोआब क्षेत्र में एक ऐसा समय आया कि वहां पर अकस्मात क्या पड़ गई, अकाल पड़ गई, अर्थात FAMINE, फेमाइन भी बोला जाता है अकाल को, याद रखिएगा इंग्लिश में। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसने चाहा कुछ और हो कुछ और गया, अर्थात यह प्रकृति का देन है कि इसने 50% टैक्स दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि कर दिया था कि अब हमको दोआब क्षेत्र से 50% टैक्स आएगा। लेकिन ईश्वर को यह मंजूर नहीं था और उस समय दोआब क्षेत्र में क्या पड़ गया, भीषण अकाल पड़ गया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इसका यह योजना एकदम क्या है भाई, तो फ्लॉप है। क्या है भाई, फ्लॉप है। जो इसने चाहा वह हुआ नहीं। तो इसलिए इतिहासकार वर्णन करते हैं कि यह जो व्यक्ति है एक प्रकार से एकदम ईर्ष्या, जलन, द्वेष इसके अंदर कूट कूट कर भरा है, इसीलिए इसका सारा का सारा योजना जो भी चलाया था वह बिल्कुल फ्लॉप होते हुए नजर आ रहा है। आइए आगे हम लोग इसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे की और योजनाओं को देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी तमाम छात्रों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय अपना निकाला। और आपको फिर से चलते चलते एक बात और कह दूं कि यदि मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट आपको समझ में आती है, मेरी पढ़ाई आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज एंड प्लीज भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अन्य लोगों तक भी इसको पहुंचाएं जो आज प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इससे थोड़ा सा लाभ मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं छोटी से ब्रेक के बाद।